क्या चालू करना है अपन को? एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक, एनर्जी मैनेजमेंट चालू करते हैं अपन। एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट मतलब क्या? ऊर्जा प्रबंधन। ठीक, हम क्या कर रहे हैं? ऊर्जा प्रबंधन वाला टॉपिक कर रहे हैं आप। ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट, पहले इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये समझेंगे। ठीक, क्लियर? पहले मीनिंग समझते हैं, फिर इसका उद्देश्य क्या होता है ये समझेंगे। क्लियर? फिर इसका एक साइकिल समझेंगे कि एक साइकिल कैसे काम करती है, जिसको बोलते हैं एनर्जी मैनेजमेंट साइकिल, ऊर्जा प्रबंधन चक्र। ठीक, ये चीज़ समझना है। तो सबसे पहले एनर्जी मैनेजमेंट आखिर है क्या? देखो, एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है? एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? देखो, पूरा एनर्जी, पूरा एक एनर्जी सेक्टर जैसे काम करता है ना, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? एनर्जी मैनेजमेंट। याद है जैसे न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल्स पढ़ा था हमने, वैसे ही होता है। इसमें क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, एक साइकिल से समझाता हूँ तो समझ जाओगे। ठीक है, एक साइकिल लेते हैं भाई, फिर वापस आएंगे उस स्लाइड पर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को समझना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग क्या, कि भाई एनर्जी यूज कैसा है। समझ में आ गया? एनर्जी यूज, मान लो देश के लेवल पर मैं अगर सोच रहा हूँ, देश के लेवल पर डेवलपमेंट लाने का सोच रहा हूँ, या फिर मैं मान लो एक छोटे से भोपाल जैसे एरिया के डेवलपमेंट के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो भाई मान लो ये भोपाल है, इसमें ऊर्जा की खपत कितनी होती है। समझा क्या? मेरे को पहले ये सब तो पता होनी चाहिए ना कि भाई उसकी खपत कितनी है। समझा? एनर्जी यूज मतलब क्या होता है, पहले इसमें हम क्या यूज करते हैं, खपत कितनी है। ठीक है, खपत कितनी है ये समझेंगे पहले, कि भाई इसमें किस सेक्टर में इंडस्ट्रीज को कितना एनर्जी लगने वाली है। क्लियर? फिर उसके बाद डोमेस्टिक मतलब जो घरेलू कामकाज होते हैं उनमें कितनी ऊर्जा लगने वाली है, पहले हम ये सब समझेंगे। पहले हमारे पास डाटा होना चाहिए ना, मतलब ये किस चीज़ से काम करता है, ये काम करता है डेटा कलेक्शन पर। ठीक, डेटा कलेक्शन। क्लियर? कि भाई मेरे को कितनी ऊर्जा किस सेक्टर में लगने वाली है, जब मेरे को ये पता चल जाए तब मैं क्या करूँगा, फिर मैं उसके बाद क्या करूँगा, प्लानिंग करूँगा कि नहीं करूँगा। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसको प्लानिंग करूँगा और उसको एक निश्चित ऑर्गेनाइज्ड मैनर में तरीके से उसको हर चीज़ का एक प्लान तैयार करूँगा, है ना, कि भाई मेरे को पता चल गया कि इस इंडस्ट्रीज में इतना यूनिट लगने वाला है एनर्जी, है ना। अब मैं उससे रिलेटेड प्लान बनाऊंगा कि भाई एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ऑर्गेनाइज मतलब समझते हो ना, एक पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में हर चीज़ की मैं प्लानिंग तैयार करूँगा। समझा क्या? ये कर दिया मैंने। प्लानिंग के बाद मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से हम कहाँ पे आ गए, प्लानिंग पर आ गए। समझा क्या? पहला क्या, अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई ज़रूरत क्या थी। दूसरे नंबर पे हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट, लागू करवाऊँगा ना, है ना। मैंने प्लान तैयार कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, उस प्लान को मैं लागू करवाऊँगा। तो भाई उसी प्लान का मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब, और इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, लागू करवाना, किसी भी चीज़ को क्रियान्वयन करवाना या फिर उसको लागू करवाना, ये एग्जीक्यूशन में आ गया। ठीक है ना। उसको मैंने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट करा दिया। पहले मैंने प्लान की, पहले मैंने डाटा कलेक्ट किया, रिक्वायरमेंट देखा कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या कर दिया, प्लान कर दिया। प्लान के बाद मैंने उसको क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं वेरीफाई करूँगा कि भाई देखूँगा सब चीज़, वेरिफिकेशन करूँगा कि हर कुछ सही तरीके से काम कर रही थी जैसा मैंने प्लान किया था कि नहीं किया। समझा क्या? मॉनिटर करना मतलब जांच करना, निरीक्षण करना उसका। ठीक है, फिर उसके हिसाब से मैं फिर से अपनी रिपोर्ट तैयार करूँगा। समझा क्या, कि भाई क्या कमी है क्या नहीं है। देखो जब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं वेरिफिकेशन करूँगा, समझ में, जांच करूँगा, निरीक्षण करूँगा, उस हिसाब से मैं रिपोर्ट तैयार करूँगा ना, कि भाई कहाँ पर मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। समझ में आ गया? ये कर लिया। इसके बाद मैं उस चीज़ को सही करने की कोशिश करूँगा ना, उसको बोलते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन करना, उस रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट तो तैयार कर ली मैंने, रिपोर्ट के बाद मैं क्या करूँगा, उस रिपोर्ट का मैं क्या करूँगा, इवेल्युएशन करूँगा ना। इवेल्युएशन मतलब क्या होता है कि पूरा उसका जो भी कमी है, क्या कमी रह गई, क्या सुधार करना चाहिए, ये सब मैं करूँगा। समझ में आ गया? क्लियर?
वो सब कर लिया मैंने। उसको बोलते हैं इवेल्युएशन पार्ट, इवेल्युएशन पार्ट। ठीक, इवेल्युएशन के बाद फिर उस हिसाब से फिर मैं जब इवेलुएट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो वापस से मैं फिर एनर्जी यूज पर वहीं पे पहुंच गया ना। अब फिर से मेरे को क्या देखना पड़ेगा कि भाई इवेलुएट कर लिया, फिर उसके बाद वेरीफाई कर लिया, सही कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा, अब देखूंगा फिर से अब कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, समझ में क्या। और ये देखो ये पूरा चक्र कंप्लीट चल गया, है ना। इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, एनर्जी मैनेजमेंट साइकिल, मतलब ऊर्जा प्रबंधन चक्र, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम समझते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं, समझना क्या, उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर रिपोर्टिंग करते हैं, जांच करते हैं, जांच के हिसाब से इवेलुएट करते हैं, इवेलुएट के हिसाब से हम क्या करा देते हैं भाई, उसको सही कराएंगे पहले, है ना। इसी दौरान हम क्या करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं। क्लियर, ये सब काहे में आता है, एनर्जी मैनेजमेंट में, समझना कि ये तो एनर्जी मैनेजमेंट साइकिल हो गई। तो अब मैं देखो वापस आता हूँ यहाँ पर, हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट को तुम क्या बोलोगे, एनर्जी मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है ये, देखो प्लानिंग, प्लानिंग जो हम प्लान करते हैं, प्लस ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब जो काम करती है ऑन ग्राउंड, उन सब चीज़ों का इवेल्युएशन वगैरह करते हैं। ठीक है, प्लानिंग ऑपरेशन किसका, ऑफ एनर्जी, कहाँ से, फ्रॉम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब समझो, अब यहाँ पर सोचो, इसको नेक्स्ट डायग्राम में समझो, नेक्स्ट डायग्राम में इस ऐसे समझो, ये है एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, समझा क्या, यहाँ पर ऊर्जा हम जनरेट कर रहे हैं, ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, कंज्यूमर, ये कंज्यूमर कौन हो सकते हैं, ये कोई घरेलू हो सकता है, कोई इंडस्ट्रीज हो सकता है, मतलब डोमेस्टिक भी हो सकता है, और कोई इंडस्ट्रीज भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। ये तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो भी प्रक्रिया होता है, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो भी प्रोसेस होता है, समझा क्या, उसमें हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, प्लस उसको क्या करते हैं, धरातल पर उतारने के लिए पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। ऑपरेशन मतलब क्या होगा यहाँ पर कि भाई उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, जो भी हम क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लान और इम्प्लीमेंटेशन, समझा क्या। इसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये होता है एनर्जी मैनेजमेंट में, मतलब एनर्जी मैनेजमेंट मतलब एनर्जी मैनेजमेंट में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था इस वाली साइकिल में, देखो पहले हम एनर्जी यूज पैटर्न समझ गया, मतलब ये काहे का है, ये कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता की क्या जरूरत है पहले हमने वो समझा, उस हिसाब से हमने क्या हुआ कि भाई अपना ऊर्जा उत्पादन किया, समझा क्या। यहाँ पर देखो, ठीक है, इसी में सेपरेट साइकिल कर लेते हैं। देखो यहाँ ये कंज्यूमर पार्ट है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, डाटा वगैरह कलेक्ट कर लिया कि रिक्वायरमेंट कितना है, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे और यहाँ पे सप्लाई करेंगे। हाँ, तो इस दौरान जो भी प्रोसेस होती है, ये वाली, ये जो हमने साइकिल में समझा है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं हम क्या, एनर्जी मैनेजमेंट साइकिल। क्लियर है ना, कि भाई पहले हम खपत जानेंगे, फिर उस हिसाब से हम प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यहीं पर हम क्या करेंगे, जो भी अभी हमने देखा था क्या कि भाई इतना उत्पादन करना, यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन सब यहाँ पे आ जाएगा, समझा कि एनर्जी उत्पादन जो भी करते थे ना, ये सब इसी का पार्ट हो गया। क्लियर, फिर मान लो उसको रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर, फिर उस हिसाब से हम उसको इवेल्युएट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और ये सब काम कर देंगे। इसको बोल दिया हम क्या, एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इस पे पहले स्लाइड पे आते हैं वापस। तो भाई ये तो हमने समझ लिया कि भाई प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन तक जो भी प्लानिंग और ऑपरेशन हम करते हैं एनर्जी का, उसको हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट, समझा ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य ये है कि भाई जो भी संसाधन है उनका हमको सस्टेनेबल, सतत तरीके से उसका यूज करें, समझा क्या, मतलब सस्टेनेबल, सतत तरीके से, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, यूज ऑफ रिसोर्सेस मतलब संसाधनों का सतत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ,
क्लाइमेट को प्रोटेक्ट रखेंगे, है ना, इसीलिए तो मैनेज कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे चलने देते। क्लाइमेट का प्रोटेक्शन करना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, पैसे को बचाना है, मतलब कॉस्ट सेविंग, समझा, लागत को हमको कम करना है, समझा क्या, ठीक। इससे हम क्या चाहते हैं, इससे हम क्या करेंगे, अगर एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे तो याद करो हम क्या, ऊर्जा जो सुरक्षा है उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। मतलब क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिससे एनर्जी सिक्योरिटी होगी तो उससे क्या होगा, हर समय हर सेक्टर के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसकी खपत की पूर्ति कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब परमानेंट एक्सेस टू एनर्जी इन नीड, जब भी जरूरत पड़ी तो भाई हमेशा हर समय हर क्षण हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो। ये कब होगा, जब सही तरीके से हम प्रबंधन करेंगे ऊर्जा का, तब होगा ना ऐसा, समझना क्या, क्लियर है। अब देखो, ठीक, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, इसी में देखो पहला स्लाइड था जो यहां पर, इसमें क्या होता है, एनर्जी मैनेजमेंट में हम मैनेज क्या करते हैं, पूरा जो सप्लाई लाइन होता है ना उसको मैनेज करते हैं। मतलब हम मैनेज किसको करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, चेन मैनेजमेंट। मतलब समझो ये कैसे काम कर रहा है, देखो ये है प्रोडक्शन करता है, ये कोई प्लांट है, यहां से क्या ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक। फिर इस एनर्जी प्रोडक्शन को यूटिलिटी ग्रिड पर भेजा जाता है, समझा क्या, यूटिलिटी ग्रिड मतलब वो एक नेटवर्क समझ गए ना, वो जो टावर्स वगैरह होते हैं ना, जहां से सब बिजली सप्लाई होती है ना, ये सारा काहे का पार्ट हो गया यूटिलिटी ग्रिड का। इसको कौन मैनेज करता है, डिस्कॉम। डिस्कॉम मतलब कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। इसका काम था सिर्फ बिजली उत्पादन करना। डिस्कॉम का क्या काम होता है, बिजली को कंज्यूमर्स को पहुंचाना, समझा क्या। यहाँ पर कौन है, कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ता है, यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर उपभोक्ता हो रहा है, समझा क्या, ठीक है। और ये क्या है, ये डिस्कॉम है। डिस्कॉम मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मतलब ये क्या करती है, इनका काम क्या होता है, ये जो बिजली यहाँ पर बिजली है ना, ये जो बिजली उत्पादन हुई है इसको, ये जो बिजली है यहाँ पर उत्पादन हुआ, यहाँ से यहाँ ले जाने का काम किसका होता है, ये डिस्कॉम्स का होता है, समझना क्या। तो ये पूरा एक सिस्टम में काम करता है ना, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन। ये पूरी एक चेन है, सप्लाई चेन, समझना क्या, सप्लाई चेन। हम क्या करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट इस सप्लाई चेन का मैनेजमेंट करते हैं, समझना क्या, क्लियर है। इस सप्लाई चेन का ही हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ूं आगे, हम क्या कर रहे हैं समझ में आ गया ना, सप्लाई चेन किसको बोलते हैं कि भाई एनर्जी जहां पर उत्पादन होता है और उपभोक्ता के पास जहां पर ये चीज जाती है उसके बीच में एक लंबी चेन होती है, भाई यूटिलिटी ग्रिड करना पड़ता है, ट्रांसमिशन लाइन बिछाना पड़ता है, फिर वो अलग काम करते हैं, डिस्कॉम्स हैं जिनका काम होता है सप्लाई करना, यहाँ से कंज्यूमर तक भेजना, समझ में आ गया। तो इनके बीच में ये सारा जो पूरा एक सप्लाई चेन होती है, इस सप्लाई चेन का ही हम क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं, सप्लाई चेन का ही क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें आ जाओ वापस से पहले स्लाइड पर, यहाँ पर सप्लाई चेन का मैनेजमेंट करते हैं। अब यहाँ पर इसको मिटा करके थोड़ा सा और समझते हैं, और इसी में क्या चीज कर रहे हैं हम, इसमें और क्या हो रहा है, देखो। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, भाई ऐसा मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ताकि ऊर्जा का जो कल पढ़ा था ना, ऊर्जा दक्षता जो पढ़ा था, वो भी तो हमारे दिमाग में रहेगा ना, कि एनर्जी को हम एफिशिएंटली यूज कर पाए, समझा। ऊर्जा दक्षता हमने क्यों पढ़ा था, ताकि भाई ऊर्जा दक्षता हो, एनर्जी एफिशिएंसी हो, एनर्जी मतलब कम लागत लगा करके उसका ज्यादा आउटपुट हम यूज कर पाए, मतलब फॉर
इफेक्टिव यूज, है ना, इफेक्टिव यूज, इफेक्टिव मतलब समझ में आ गया ना कि भाई फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हमको क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमम रखना है, ठीक है, और मिनिमाइजिंग कॉस्ट, लागत कम लगानी है, मिनिमाइजिंग कॉस्ट। ठीक, अगर एनर्जी मैनेजमेंट होगा तो एनर्जी मैनेजमेंट से क्या होगा, एनर्जी मैनेजमेंट से इससे हम एनर्जी जो भी यूज खपत करते हैं उसमें कमी आएगी, है ना, ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। हाँ, तो बस सेव होगी, क्या, सेव्स एनर्जी कंजम्पशन। क्लियर, ये है तुम्हारा एनर्जी मैनेजमेंट साइकिल। क्लियर है ना, पूरी डेफिनेशन समझ में आ गई ना क्या होता है। अब इस दौरान इधर से इधर बढ़ने के दौरान बहुत सारी कमियां होती हैं, समझ में आ गया, बहुत सारे, वो तो अब तुम समझ जाओगे कि भाई जब एनर्जी सेक्टर गवर्नेंस पढ़ेंगे ना तो तुम समझ जाओगे पूरी साइकिल में किस किस लेवल पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ दिक्कत जा रही है, क्या क्या सॉल्यूशंस करना चाहिए, वो तो तुमको पता है। अब जैसे प्रोडक्शन लेवल पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, कंज्यूमर लेवल पर क्या प्रॉब्लम है, डिस्कॉम लेवल की क्या प्रॉब्लम है, ये सेपरेट अब अलग अलग टॉपिक्स हैं भाई, इनको तो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, मतलब लेकिन मतलब तो हमने समझ लिया। तो अब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना तो वो इन सारे टॉपिक्स में वो चीज़ें आती जाएगी, समझा गया, इसको बोलते हैं हम एनर्जी मैनेजमेंट साइकिल। अब इन्हीं में ही अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है वन बाय वन करके हम समझ लेंगे। एनर्जी मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो इतना लिखना है, लेकिन स्पेसिफिक जब इनकी प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आएगा तब समझ जाना कि क्या करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब जो एक है ऊर्जा क्रय, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी पावर एग्रीमेंट, ठीक, जिसको अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एनर्जी या फिर पावर परचेज एग्रीमेंट। समझा गया, पावर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, जिसको हम सिंपल भाषा में पीपीए बोल देते हैं। समझा कि पीपीए क्या है, इसको पावर परचेज एग्रीमेंट बोलते हैं, मतलब ऊर्जा क्रय, ठीक, क्लियर। तो जो भी देख लेना इसका हिंदी मतलब जो भी हो, ठीक है। अब इसको समझना कि भाई ये क्या है, पीपीए क्या है, ठीक है। टॉपिक में ये दिया है एनर्जी परचेज, ऐसे दिया है एनर्जी परचेज, समझ में ऐसा दिया टॉपिक। तो हम समझते हैं कि एनर्जी परचेज होता क्या है, हम एनर्जी को खरीद रहे हैं, तो इसमें हमको क्या समझना है कि भाई इसका पहले तो मतलब समझना है, समझ में आ गया, जिसको हम कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे पीपीए एग्रीमेंट के तहत, और फिर दूसरा इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, इशूज़ क्या है, इनका सॉल्यूशंस कैसा है, ये सब समझेंगे। ये सब किसके अंदर आ रहा है, ये सब आ रहा है एनर्जी मैनेजमेंट के ही अंदर आ रहा है, समझ में आ गया। एनर्जी मैनेजमेंट तो एक बहुत बड़ा शब्द है, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉल्यूशंस होती हैं, वो सब हम समझ, ठीक। अब समझना, अब समझो, ये है, देखो, ये एनर्जी को जनरेट करता है, ऊर्जा को जनरेट करता है, एनर्जी जनरेटर, ठीक, ऐसे समझो, दो लोग हैं यहाँ पर, एक जो ऊर्जा को उत्पादन करेगा और जो एक ऊर्जा की खपत करेगा, समझना क्या। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो जनरेट करता है, हु जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी, ठीक, क्लियर। और दूसरी तरफ कौन है, वन हु इज लुकिंग टू परचेज इट, जो इसको खरीदना चाहता है, समझ में आ रहा है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, एक तरफ क्या है, एक तरफ है भाई जो उत्पादन कर रहा है, और एक तरफ कौन है जो उसका क्या कर रहा है, खपत कर रहा है, ठीक है। ये कौन कर रहा है, ये उत्पादन, यहाँ पर उत्पादन हो रहा है किसका, ऊर्जा का, ठीक, ये उसका खपत हो रही है, यहाँ पर उसका क्या हो रही है, खपत हो रही है, उपभोक्ता है ये, ठीक, ये कौन है, उपभोक्ता है, क्लियर, समझ में आ गया। मतलब एक तरफ कौन है, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं भाई, पावर जनरेटर, पावर जनरेटर, और यहां तक इसको सिंपल भाषा में उपभोक्ता बोलते हैं, मतलब कंज्यूमर, ठीक। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एक कानूनी तौर पर, समझ में आ गया, वैधिक
जो एक एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पीपीए, समझा गया। इन दोनों के बीच में जो भी लीगल एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट, उसको क्या बोल देते हैं हम, पीपीए, समझा गया, परचेजिंग पावर, परचेज पावर एग्रीमेंट, ठीक है। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं, समझा क्या। इसको बोलते हैं, अब इसके अंदर क्या क्या होता है अभी देखेंगे क्या क्या होता है, पर अभी समझो पीपीए है क्या। तो भाई एक तरफ है पावर जनरेट करने वाली कंपनी, दूसरी तरफ है उपभोक्ता, समझा गया। उपभोक्ता मतलब कौन, कंज्यूमर्स, समझा गया, जो इसको यूज करेंगे। अब ये कंज्यूमर कोई इंडस्ट्री हो सकती है ना, इंडस्ट्री हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो सकती है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, समझा गया, ऑफिशियल बिल्डिंग, ऑफिसेस हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर वाले, क्लियर, समझा गया, कोई भी हो सकता है उपभोक्ता, क्लियर है ना, ये सब क्लियर है ना, क्लियर। इन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है उसको हम क्या बोल रहे थे, पीपीए। अब पीपीए में होता क्या क्या चीज है समझो, पीपीए क्या क्या बताता है। पीपीए के अंदर होगा, इसके अंदर पूरे जो भी ये दोनों कंपनी एग्री होंगी, समझा गया, दोनों कंपनी ने साइन किया है एक एग्रीमेंट, तो इनके बीच में किस किस शर्त पर ये चीजें एग्री हुई है उनका पूरा लेखा जोखा होता है, समझा गया। मतलब पीपीए क्या होता है, इसमें ऑल द, इसके अंदर क्या होता है, इट डिफाइंस ऑल द कमर्शियल टर्म्स फॉर सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन टू पार्टीज। मतलब क्या है, एक पार्टी है, पार्टी ए, और ये है पार्टी बी, पार्टी बी। इन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है कि बिजली को ये क्या करेगा, इसको सेल करेगा, मतलब ये इसको बेचेगा, समझा गया, किसको, पावर को, बिजली को ये बेचेगा, और ये क्या करेगा, इसको खरीदेगा, मतलब ये इसको क्या करेगा, बाई करेगा, ये इसको बेचेगा और ये इसको क्या करेगा, खरीदेगा, ठीक। एक का काम है बेचना, एक का काम का खरीदना है। तो भाई ये जिस इसके बीच में कुछ शर्त को लेकर के ही तो एग्रीमेंट हुआ होगा, इसके बीच में क्या है, शर्तें, कुछ शर्तें होंगी, ठीक है। ये जो शर्तें हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, टर्म्स, टर्म्स एंड रेफरेंस, समझा गया। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ना जिस पर ये लोग किए हैं, समझा गया, वही तो है पीपीए, समझा गया। मतलब वो एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी। अब वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या क्या होती हैं, देखो क्या क्या उसमें होता है। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि भाई टर्म्स एंड रेफरेंस क्या क्या होते हैं। पहला, जैसे कि मान लो, कहाँ गया, ये इसको खरीदना चाहता है ना, ये इसको खरीदना चाहता है। मान लेते हैं कि भाई ये एक कंपनी है, कहाँ गया, ये एक कंपनी है, ये पार्टी बी, मतलब ये कंपनी है, ये तब अब ये इंडस्ट्री होगी कोई, ये इंडस्ट्री चालू कर रही है अपनी, समझा क्या, तो इसको बिजली उत्पादन, बिजली कहीं से बिजली ऊर्जा लेनी पड़ेगी। मान लो कि भाई एक टीसीएस का बहुत बड़ा ऑफिस खुलने वाला है, जहाँ पर कम से कम नहीं तो भाई 1000 से ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं, तो हर दिन वहाँ पर खपत होगी ऊर्जा की, तो वो किसी से खरीदना चाहेगा ना, है ना, वो खरीदना चाहेगा, तो भाई किसी टर्म्स एंड कंडीशन में खरीदेगा वो, समझा गया। या फिर एक बहुत बड़ा, समझो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज होगा, मॉल है, उसको बिजली चाहिए, तो कोई भी कंज्यूमर तो कोई भी हो सकता है, समझा गया। अब वो क्या करेगा, देखो वो एक एग्रीमेंट करेगा ना कि भाई मेरे को इस रेट में बिजली चाहिए, और कब से चाहिए बिजली, बोलेगा कि अगले महीने कितनी तारीख से मेरे को बिजली चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें होती है, मतलब कब से हमारा प्रोजेक्ट काम करना चालू करेगा, कब से हमको बिजली चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, किस रेट पर बिजली चाहिए, किस शर्त पर हम इस एग्रीमेंट से बाहर आ सकते हैं, समझना क्या, किस, अगर मान लो कि भाई दोनों में से किसी ने ब्रीच किया तो भाई दोनों में पेनल्टी क्या लगने वाली है, समझना क्या, दोनों में अगर विवाद हुआ तो इसका इसको कैसे सुलझाया जाएगा, ये सब, किस रेट पर बिजली कब, मान लो कि भाई कल को कुछ गड़बड़ हो गई, तो भाई मान लो कि रेट कम हो गया, इंटरनेशनल मार्केट कुछ हो गया, तो उस समय तुम हमको किस रेट में बिजली दोगे, ये सब जो शर्तें होंगी ये सब इसमें होती, समझाएगा। मतलब पहला पॉइंट क्या होता है, पहला ये बताएगा व्हेन द प्रोजेक्ट विल बिगिन इट्स कमर्शियल
ऑपरेशन। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि भाई जो पार्टी बी है वो ये बोलेगी कि भाई कब से मेरा ये प्रोजेक्ट काम करना चालू कर देगा। जिस दिन से ये प्रोजेक्ट काम चालू कर देगा उस दिन से मेरे को बिजली चाहिए। आज मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ तो ऐसे थोड़ी कि आज ही से बिजली लेने लगूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई फलाने दिन से मेरे को बिजली चाहिए, समझा क्या। तो ये बता देगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट होगा कब चालू होगा, मेरे को तब से बिजली चाहिए, समझा क्या। दूसरा वही चीज शेड्यूल, कब से मेरे को बिजली चाहिए, शेड्यूल बता देगा, शेड्यूल फॉर डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शेड्यूल फॉर डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि भाई 1 महीने बाद मेरे को बिजली चाहिए, समझा क्या। मैं आज से मेरा काम चालू हो जाएगा तब तक मेरे को 1 महीने से भी मेरा बिजली का जो भी खपत होगी वो चालू हो जाएगी, तो आप उस समय से मेरे को बिजली उत्पादन करके देने लगना, समझा क्या। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है पेनल्टी। पेनल्टीज कब, अंडर डिलीवरी जब होगी। तो अंडर डिलीवरी मतलब क्या है, मान लो कि भाई जरूरत से कम अगर आप मेरे को दे रहे हो तो क्या पेनल्टी लगने वाली है, समझ में आ गया। मैंने कोई प्रोविजन को तोड़ दिया तो क्या पेनल्टी लगने वाली है, ये सबका प्रोविजन, समझ में आ गया। चौथा पेमेंट, पेमेंट टर्म्स, भाई पेमेंट कितने कितने दिन में देनी है, 5 दिन के अंदर देना है, 10 दिन के अंदर देना है, 1 महीने के अंदर देना है, 100 साल के अंदर देना है, कितने समय में, किस मेथड क्या होगा, कैश देना है, डिजिटल देना है, कैसे, क्या भी पेमेंट का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा वो सब भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेशन एंड लॉकिंग, टर्मिनेशन एंड लॉकिंग, इसका मतलब क्या है। लॉकिंग का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। लॉकिंग का मतलब होता है कि भाई इसके पहले हम बाहर जा ही नहीं सकते इस एग्रीमेंट में। जैसे होता है ना कि भाई वो होता है अपन फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उतने समय के लिए हमने अपना पैसा रख दिया, अब उससे हम बाहर नहीं जा सकते। अगर आप बाहर जाओगे तो आपको फाइन भरना पड़ जाएगा, पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पर लॉकिंग पीरियड होता है, मतलब इतने समय के अंदर तो आप एग्जिट हो ही नहीं सकते इस सिस्टम से, इस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। और टर्मिनेशन मतलब कि देखो टर्म, इसमें तो बाहर ही नहीं जा सकते, और मान लो कि बाहर जाने का है तो वो अलग प्रोविजन हो जिस टर्मिनेशन बोलेंगे, मतलब किस शर्त पर हम एग्जिट कर सकते हैं इसमें, समझ में गया। ये कुछ शर्तें होंगी, समझ में गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्यूरेशन, छठवां ड्यूरेशन, कब तक के लिए हम ये कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ पीपीए, कितने साल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, भाई 1 साल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं कि 5 साल के लिए कर रहे हैं कि 10 साल के लिए कर रहे हैं, समझ गया। 7वां पॉइंट देखो, टैरिफ क्या होगा। टैरिफ मतलब होता है रेट, जिस रेट पर बिजली को खरीदा और बेचा जा रहा है उसको बोलते हैं टैरिफ, समझ में गया। टैरिफ क्या होगा, समझ में गया, इसको बोलते हैं कि भाई टैरिफ किस रेट पर बेचेंगे, किस रेट पे खरीदेंगे, ये भी वहां पर सब कुछ मेंशन होता है, समझ में गया। ड्यूरेशन भी देख लिया। अब देखो 8वां, मान लो कल को झगड़ा हो गया तो फिर इसका समाधान कैसे निकलेगा, उसको बोलते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट मतलब होता है जो भी झगड़ा होगा, और रिजोल्यूशन मतलब उसकी समाधान जो करेंगे हम, समझ में गया। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसा होगा, ये भी वो सब टर्म्स उसी में लिखा रहता है, समझ में गया, क्लियर। अब देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट, अब ध्यान से समझना क्या होता है। ये पीपीए एग्रीमेंट किसके किसके बीच में होता है, देखो ये है पावर जनरेशन, पावर जनरेटिंग कंपनी, पावर जनरेट जहां पर उत्पादन हो रहा है कंपनी, ठीक। और ये है कंज्यूमर, ठीक। अब देखो इसके बीच में है डिस्कॉम। डिस्कॉम का क्या काम होता है, डिस्कॉम्स का क्या काम होता है पता है ना। डिस्कॉम का मतलब होता है कि बिजली जो भी उत्पादन है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, समझना क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कंज्यूमर जब बहुत बड़े कंज्यूमर होते हैं, समझना क्या, जैसे कि मान लो कोई पावर प्लांट, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, समझना क्या, जिसको रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो डायरेक्ट इसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, समझना क्या, कंपनी के साथ, ठीक है। और कंज्यूमर अगर छोटे मोटे कंज्यूमर होते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, डिस्कॉम से इनका एग्रीमेंट होता है। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इसको बोल रहे हैं हम, ये बायलेटरल है, बायलेटरल द्विपक्षी, द्विपक्षी पीपीए, ठीक। किसके किसके बीच में, पावर जनरेटिंग और कंज्यूमर के बीच में, समझ आ रहा है, क्लियर। किसके किसके बीच में है, ये डायरेक्टली हो गया यहाँ पे, डायरेक्टली बिटवीन जनरेटर एंड कंज्यूमर,
क्लियर। नेक्स्ट देखो, कई बार ये पीपीए एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में होता है, समझ में आ गया, जिसको ये भी पीपीए बिटवीन जनरेटर एंड डिस्कॉम, डिस्कॉम इन दोनों के बीच में हो गया। क्लियर। ये क्या करता है, डिस्कॉम एक जगह से तो लेता नहीं है ये बिजली, ऐसे डिस्कॉम ये बहुत जगह से बिजली ले रहा होगा, 5-6 जगह से। उसको क्या करता है, पहले स्टोर करेगा, समझा गया, उसको स्टोर करेगा और जरूरत अनुसार कंज्यूमर्स को भेजेगा, समझा गया। देखो ये तो मल्टीपल सोर्स है ना, एक जगह से तो लेगा नहीं डिस्कॉम, वो बहुत जगह से लेकर यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, स्टोर्स एनर्जी, और फिर इस एनर्जी को जरूरत अनुसार जो भी जरूरत जितनी होगी कंज्यूमर को वहां पर भेज देगा, समझा गया। तो ये भी पीपीए हो गया। ये किसके किसके बीच में था, डिस्कॉम और इसके बीच में। ये पीपीए डायरेक्ट कंज्यूमर और उसके बीच में, समझा क्या। ये जो परचेजिंग, ये जो एग्रीमेंट है, समझा क्या, ये परचेजिंग एग्रीमेंट जो है जरूरी नहीं है कि बस कंज्यूमर और जनरेटर के बीच में हो, समझा क्या, किसी के बीच में होगा, किसी के भी बीच में हो सकता है। नेक्स्ट ये एक पीपीए होता है जिसको पावर एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज, जैसे कि पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, उससे भी ये कर सकते हैं, समझा क्या। मतलब ये पीपीए, ये भी एक तरीके का पीपीए। ये क्या होता है, समझो कि भाई ये ऐसे स्टॉक मार्केट टाइप का होता है, समझा क्या, जहां पर क्या होता है, कलेक्टिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, कलेक्टिव ट्रांजैक्शन, ठीक। तो मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि बस ये याद रखो कि ये जो पीपीए एग्रीमेंट होता है, बस कुछ ये एग्रीमेंट है किसके बीच में, एक जो खपत कराता है और एक जो उसको यूज करता है। अब बीच में कौन हो सकता है, डिस्कॉम हो सकती है और पावर एक्सचेंजेस हो सकते हैं, समझा क्या। क्लियर है ना। ये इतने तरीके का ऐसे करके ये जो क्या बोलते हैं इसको, पीपीए काम करता है, समझ में क्या। पावर, जो भी पावर परचेज एग्रीमेंट है ऐसे काम करता है। मेन है इस पर क्या कि भाई इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, समझ में क्या, इसका इशू समझना है और उनकी प्रॉब्लम्स देखते हैं, इशू समझेंगे मतलब प्रॉब्लम्स देख लिए, समझ और उसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। चलो अभी हमने समझ लिया कि भाई पीपीए क्या होता है, पावर परचेज क्या होता है, समझ में क्या। कुछ इश्यूज समझते हैं, इश्यूज क्या क्या इश्यूज है, इश्यूज मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या है, प्रॉब्लम्स, समझ गए। पहला प्रॉब्लम है कि भाई कंपटीशन होता है, कंपटीशन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, समझा क्या, समझा रहा। अब देखो कैसे कंपटीशन, जो नॉन रिन्यूएबल होता है, पावर से जो हम बिजली उत्पादन करते हैं वो बहुत सस्ती पड़ती है, समझा क्या। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो कोल, पेट्रोलियम, इनसे जब बिजली उत्पादन करते हैं ना, तो उसको बोल रहे हैं कि टैरिफ, टैरिफ मतलब समझ में आ गया ना, रेट जिस पर इलेक्ट्रिसिटी बेची और खरीदी जाती है। तो इसका टैरिफ क्या होता है, टैरिफ कम होता है। इसका टैरिफ कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इसका टैरिफ मतलब सोलार से जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं, विंड से जो बिजली उत्पादन करते हैं, समझ में आ गया, न्यूक्लियर से जो बिजली उत्पादन करते हैं। हाउएवर ये रिन्यूएबल में नहीं आएगा, ठीक है ना, न्यूक्लियर, इसको हटा ही दो, ठीक है। सोलार, विंड, ओशियन, इनसे जो भी बिजली उत्पादन करेंगे उनका टैरिफ कैसा होता है, हाई होता है, समझ में, क्लियर। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ये नॉन अट्रैक्टिव लगता है। सिर्फ सोलार को छोड़ दो अगर तुम, ये नॉन अट्रैक्टिव है, समझा गया, ये नॉन अट्रैक्टिव है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या होता है कि भाई इससे तो पता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, समझ में गया। ये तो क्लीन है, ये क्लीन है, बट ये नॉन अट्रैक्टिव है, समझ रहा है। प्लस इधर पर अगर आप पैसा लगाओगे ना, इधर पर जो पैसा लगाते हैं, यहाँ पर अगर पैसा आप लगाते हो तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, यहाँ पर पैसा लगाना कम अट्रैक्टिव लग रहा है, समझ में, क्योंकि टैरिफ कम होता है। तो इसमें जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं, समझ रहे, रिन्यूएबल एनर्जी, उनसे कोई खरीदता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि महंगा रहता है। इसीलिए सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, याद है मैंने बताया था एक
रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन लॉन्च किया था। तो इसी को ध्यान में रखने हुए रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो ये उपभोक्ता है, ये एक इंडस्ट्री है, समझा क्या, इंडस्ट्री, इसको 100 यूनिट खपत चाहिए बिजली, समझा क्या, 100 यूनिट एनर्जी चाहिए चलाने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ जो भी निर्धारित किया जाता है सरकार के द्वारा, वो कहाँ से खरीदना पड़ेगा, नवीनीकरण वाले से, समझा क्या, जो भी रिन्यूएबल वाला होता है, समझा क्या, मतलब सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनर्जी वो कहाँ से लेना पड़ेगा आपको, रिन्यूएबल से, रिन्यूएबल सेक्टर से। मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि 100 यूनिट ले रहे हैं ना, तो भाई 25 यूनिट कहाँ से लेना पड़ेगा तुमको, रिन्यूएबल सेक्टर से। रिन्यूएबल मतलब सोलार जो बिजली उत्पादन कर रहा है या विंड जो बिजली उत्पादन कर रहा है वहाँ से लेना पड़ेगा, समझ में क्या। बाकी का आप 75 कहाँ से ला सकते हो, 75 यूनिट कहाँ से ला सकते हो आप, नॉन रिन्यूएबल वाला। ठीक, यहाँ से ला सकते हो, क्लियर है ना। तो ये है, इसको ध्यान में रखे सरकार की। बट क्या होता है कि भाई यहाँ से जब ये यहाँ से तो परचेज ऑब्लिगेशन है ना, अब इनको खरीदता कौन है, डिस्कॉम कंपनी। डिस्कॉम कंपनी इनको खरीदती है कहाँ से, रिन्यूएबल से। तो उनका कॉस्ट कैसा होता है, बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, क्योंकि महंगा पड़ता है उनको, समझा क्या, कॉस्ट बढ़ गया, क्लियर, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई रिन्यूएबल में ही आपस में कंपटीशन होता है, समझा क्या। कंपटीशन पहले तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में था, समझा रहा है। अब नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल में ही आपस में कंपटीशन बिटवीन रिन्यूएबल सेक्टर। वहां पर एक डिस्कॉम की प्रॉब्लम समझ में आ गई थी ना, वहां पर डिस्कॉम की क्या प्रॉब्लम थी, महंगा पड़ता है, समझा क्या। तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम हो जाता है, समझा, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। दूसरी बात समझो कि भाई क्या बताया, कंपटीशन है, जैसे कि विंड में और सोलार में। देखो पहले क्या था, विंड, अभी तो देखा हमने सब ज्यादा उत्पादन कहाँ से हो रही थी, विंड से। तो सारी जो कंपनीज थी, सारी डिस्कॉम्स ने क्या किया, डिस्कॉम्स ने इसके साथ क्या कर लिया, पीपीए एग्रीमेंट कर लिया, समझा कि इसके साथ कर लिया। लेकिन अब क्या हो गया, अब सोलार पर इतना जल्दी सोचो, ये तो अभी सोलार तो अभी इस समय बहुत पेस में आया है ना, शुरू से तो पेस में था नहीं। हमने देखा था कि आज भी सब ज्यादा बिजली उत्पादन कहाँ से होती है, विंड से होती है। मतलब क्या होता है कि शुरू में डिस्कॉम्स ने क्या किया, विंड के साथ खूब सारे पीपीए एग्रीमेंट कर लिए, समझा क्या। तब इसका टैरिफ था मान लो कि भाई 4 रुपए पर यूनिट, 1 यूनिट जनरेट करने में इनको 4 रुपए देना पड़ रहा था। अब क्या हुआ, सोलार सेक्टर अचानक से इतना बूम आ गया इस पर, तो इस पर डिस्कॉम ने अब ये जो टैरिफ है, इसका टैरिफ है वो कितना है, वो है मान लो 3 रुपए पर यूनिट, समझा गया। तो भाई अब देखो, अब जो नई डिस्कॉम, जो ऑलरेडी डिस्कॉम इनके साथ एग्रीमेंट कर ली थी, अब ये जो नई डिस्कॉम्स होंगी, न्यू डिस्कॉम्स, वो तो इसके साथ एग्रीमेंट करेंगे क्या, विंड वाले के साथ। अब इसके साथ तो कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगी, सारे पीपीए किसके साथ करेंगी, इनके साथ पीपीए करेंगी। कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो अब जब कंज्यूमर्स के पास, ये है कंज्यूमर्स, उपभोक्ता है, जो उपभोक्ता करेंगे, ये है कंज्यूमर्स, इनके पास ये वाले डिस्कॉम भी बिजली बेचने आएगी, ये वाले भी डिस्कॉम भी बिजली बेचने आएगी। इसका तो महंगा पड़ेगा ना, इसका महंगा पड़ेगा, इसका सस्ता पड़ गया। अब इसके कारण क्या हुआ, एक का महंगा हो गया, एक का सस्ता हो गया, ठीक। अब इसके कारण क्या हो रहा है, ये वाला, ये तो लॉस में चली गई ना, है ना, इनका तो लॉस हो गया ना, इनका कोई बिजली खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, तो इनका लॉस हो गया। पहले भी देखो, पहले क्या हो रहा था, उधर भी प्रॉब्लम में थे डिस्कॉम्स, कैसे, वहां पर ये थे कि भाई रिन्यूएबल से खरीदती थे तो जबरदस्ती में महंगा पड़ रहा था। अब नॉन रिन्यूएबल बोल रहा था, नॉन रिन्यूएबल से जब खरीदती थी, यहाँ पर भी रिन्यूएबल में भी आपस में कंपटीशन चल रहा है, और इतना तेजी से मार्केट फ्लक्चुएशन होता है कि भाई डिस्कॉम्स लॉसेस में जा रही है, समझा गया। तो इसीलिए बोलते हैं नेक्स्ट इशू क्या है, थर्ड, जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये बढ़ते जा रहे हैं। एनपीए क्या होता है, समझ में आ गया ना। एनपीए मतलब देखो, ये डिस्कॉम थी, ये डिस्कॉम लॉस में थी, समझ में आ गया, इसको क्या हो रहा था, लॉस, समझ में आ गया, कैसे लॉस हो रहा था,
अभी हमने देखा, अभी देखा ना, एक तो प्राइस ज़्यादा पे कर रहे थे ये लोग, प्राइस ज़्यादा पे कर रहे थे, दूसरा प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता जा रहा था, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? अभी देखा था कंपटीशन, कंपटीशन एक तो रिन्यूएबल में भी और नॉन रिन्यूएबल में, और एक हमने देखा कि भाई बिटवीन रिन्यूएबल, इसके कारण ये लॉस में हो रही थी। अब इनको सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए, ये ली किससे? बैंक से। बैंक ने इनको क्या दिया था? पैसा, शुरू में खूब पैसा दे दिया, समझा गया, खूब पैसा दे दिया इनको, ताकि ये ढंग से काम कर पाए, थोड़ा थोड़ा काम करके जैसे तैसे चला रही थी। लेकिन ये इसके कारण क्या हो रहा है? अब ये सारे डिस्कॉम्स फेल होती जा रही, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा, कमाई नहीं हो रही, तो ये सब बंद होती जा रही है, तो बैंक का पैसा तो डूबने लगा ना, बैंक का पैसा डूबने लगा। इसी को बोलते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एसेट मतलब देखो, जो इसके पास जो भी पैसा आया था वो क्या था? जनता का क्या है? वो जनता का पैसा है ना, जनता को रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये जनता का पैसा बैंक ने क्या कर दिया था? इसको दे दिया था। मतलब ये जो पैसा इसको दिया था इसने, ये बैंक का एसेट था ना, बैंक का एसेट था। बैंक के लिए ये क्या थी? पूंजी थी। उस पूंजी, वो पूंजी कहाँ चली गई? ये सब डिस्कॉम कंपनीज में चली गई। अब ये डिस्कॉम कंपनीज क्या हो रही थी? फेल हो गई सारी। अब जब ये डिस्कॉम कंपनीज फेल हो गई तो भाई ये कंपनी, इसका पैसा डूब गया, बैंक का एनपीए परफॉर्म हो गया, तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज भी ये भी गर्त में चली गई, समझा गया। इसको बोलते हैं एनपीए बढ़ता जा रहा है, समझा गया, पहले भी बढ़ता जा रहा था और अभी भी बढ़ता जा रहा है, समझा ना। तो इस चीज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? अभी गवर्नमेंट रिसेंटली, ठीक, अभी सरकार ने एक कमेटी गठन की है, कमेटी, उसका नाम है संजीव नंदन सहाय, समझा गया। इस कमेटी को गठन की है भाई, ये देखेगी कि भाई पीपीए एग्रीमेंट्स को कैसे हम थोड़ा सा रिफॉर्म लाइन में, जो भी इनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, समझा गया, क्लियर। और प्लस अदर जो भी प्रॉब्लम है पावर सेक्टर में, अदर चेंजिंग स्ट्रक्चर्स इन पावर सेक्टर, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को ये काम दिया गया है, ये कमेटी सरकार को रिकमेंड करेगी और उसके हिसाब से गवर्नमेंट फिर डिसाइड करेगी, डिसीजन लेगी, क्लियर है। ठीक, तो ये था पावर परचेज एग्रीमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसका क्या सॉल्यूशन है। एक स्कीम है उदय स्कीम, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक उदय स्कीम लॉन्च की है, उदय स्कीम। ये कौन सी स्कीम है? इस स्कीम के तहत राज्य सरकार की जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसको बोला गया था कि भाई जो भी ये डिस्कॉम कंपनी है ना, डिस्कॉम कंपनी, ये जो भी डिस्कॉम है, इनका जो भी नुकसान हुआ है ना, जो भी नुकसान हुआ है उसको आप खरीद लो और आप इनको क्या कर दो? पैसा दे दो, समझ में। इनका जो भी लॉस है, इनका जो लॉस है, उनको ये क्या करेगी? बाई कर ली, समझा क्या। और इनको क्या आपको प्रोवाइड करना है? पैसे प्रोवाइड कर दो, इनको पैसे दे दो, ताकि ये ढंग से रिवाइव हो जाए, समझा क्या, ताकि ये रिवाइव हो जाए, वापस से अपने पैरों पर खड़े होकर के काम करने लगे, समझा क्या। ये है उदय स्कीम, समझा क्या। डिस्कॉम्स की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए है ये प्रॉब्लम, ये स्कीम, समझा क्या। डिस्कॉम मतलब क्लियर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या डिस्ट्रीब्यूट करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, क्लियर है। ये है, इतना चीजें याद रखना कि बस जब भी पावर सेक्टर से रिलेटेड ये वाला जो परचेजिंग वाला सिस्टम जब आएगा ना, तो उसमें एक स्कीम का याद रखना, एक कमेटी का नाम याद रखना, इशूज तो पता ही है, ठीक है।